गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के, जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार। एवं माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। भारत देश के समस्त नागरिकों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारीगण, उपासक, उपासिकाओं और भारत देश के समस्त नागरिकों, आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी, प्रदेश प्रभारी दिल्ली राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एवं संचालन कर रहे हैं माननीय अशोक बौद्ध जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश आरबीएम। जैसा कि राज्य की कार्यपालिका के संबंध में चर्चा चल रही है संविधान में, संघ की कार्यपालिका के संबंध में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और राज्य की कार्यपालिका के संबंध में चर्चा चल रही है। अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका के संबंध में भारत के संविधान में प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 157 तक पूर्व व्याख्यान में बताया जा चुका है। आज अनुच्छेद 157 को रिपीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 157, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यह व्यक्त किया गया है। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो इस संबंध में मुख्य बात यही है कि इसे देखा जाए तो सिर्फ दो बिंदु इसमें मुख्य रूप से रखे गए हैं। पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो। कहने का मतलब है नागरिकता मस्ट है, भारत का नागरिक होना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह भारत में किसी भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। और यदि उसकी उम्र 35 वर्ष से कम है तो भी उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उसे भारत का नागरिक होना है और उसकी 35 वर्ष की उम्र
पूर्ण हो चुकी हो। ये 2 क्वालिफिकेशन जो है, यदि उसके पास है, तो वह भारत के अंदर जो राज्य हैं, उन राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता रखता है। राज्यपाल कार्यालय की शक्तियां, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल जो ऑफिस है, उसकी शक्तियां व्यक्त की गई हैं। तो राज्यपाल पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। पहली शर्त ये है कि उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए किसी भी सदन का, चाहे राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो। और इसी प्रकार से राज्यों के जो विधानमंडल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं का भी वह सदस्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है उसे विधायिका का मेंबर नहीं होना चाहिए। और यदि संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाए, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख से छोड़ दिया है जिस दिन वह राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। तो पहली शर्त ये है कि राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए इसमें किसी भी संसद या किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जब उसकी नियुक्ति हो रही है तब ऐसा प्रोविजन किया गया। अब उसी के आगे लिखा है कि यदि संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाए, इट इज ए डायरेक्शन। यदि किसी भी संसद के या विधानमंडल के सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाए, तो जब जैसे ही उसको नियुक्त किया जाता है, वैसे ही यह प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उस नियुक्ति के समय से ही उसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य है, तो अपनी सदस्यता उसने छोड़ दी है। और यदि वह विधानसभा का सदस्य है, तो ये फिर उसकी भी सदस्यता से उसने पद त्याग दिया है। मतलब उसका पद नियुक्ति के समय से ही समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, मान लीजिए कि जो है किसी काबिल व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाए, ये बहुत काबिल है, ये संभाल लेंगे राज्यपाल के लिए ने, इट इज ही इज सुटेबल कैंडिडेट। तो अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और उन्हें राज्यपाल भी बनाना है, तो कैसे बनेगा? संविधान तो डायरेक्शन दे रहा है कि राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते समय ये देखा जाए कि वह किसी भी सदन का सदस्य ना हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानमंडल हो। और यदि ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब मुख्य बिंदु ये है कि ऐसा क्यों लिखा गया। क्या एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट का सदस्य है, वह राज्यपाल क्यों नहीं नियुक्त हो सकता? भाई भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना रहे, विधानसभा का सदस्य भी बना रहे, और जो है राज्यपाल भी बना रहे। इसमें दिक्कत क्या है? एक साथ दोनों पद वो क्यों नहीं होल्ड कर सकता? तो जब इस विषय में हम ध्यान देते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी देश को चलाने के लिए
संविधान के अंदर 3 अंग खास तौर से बनाए गए हैं। दुनिया के सारे संविधानों में इसी तरह की व्यवस्था है। भारत के संविधान की भी जब हम व्यवस्था देखते हैं तो बाबा साहब की संविधान की परिभाषा की तरफ नज़र डालते हैं। तो बाबा साहब की जो परिभाषा है संविधान पर, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने परिभाषा दी है, वह यह दी है कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, जो राज्य के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है। न केवल यह उनकी स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है, बल्कि उन्हें निरंकुश और तानाशाह बनने से रोकता भी है। ऐसा कहा बाबा साहब ने। ऐसी परिभाषा बाबा साहब ने क्यों दी? उन्हें यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि भारत का संविधान एक मौलिक दस्तावेज है? क्योंकि कुछ संविधान विरोधी लोग संविधान के संबंध में कहते हैं कि यह तो उधार का लिया हुआ है, ये उधार का आइटम है। तो दुनिया के अंदर के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को इस संविधान के अंदर शामिल किया गया, जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक थे। मानव कल्याण के लिए जो आवश्यक सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को, उन कानूनों को भारत के मानवों के कल्याण के लिए इसमें लिया गया और फिर उसको भारत की पार्लियामेंट द्वारा अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया और भारत की जनता द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यह मूल हो गया, यह मूल हो गया। इसलिए बाबा साहब ने कहा ओरिजिनल है, ये सब ओरिजिनल है। तो इसीलिए ये पहला ही पॉइंट है कि यह एक मौलिक दस्तावेज है, जो राज्य के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है। राज्य की 3 शक्तियां कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब मांटेस्क्यू ये कहते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां यदि एक ही अंग में निहित कर दिया जाए तो वह अंग निरंकुश और तानाशाह हो जाएगा। इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग रखा जाए। यानी न्यायालय का काम सिर्फ न्याय करना है और कार्यपालिका का काम सिर्फ बनाई गई विधियों को एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है, और विधायिका का काम है विधियों को बनाना। 3 काम महत्वपूर्ण है। तीनों कार्य के लिए अलग अलग अंगों का सृजन भारत के संविधान द्वारा किया गया है। तो राज्यपाल के रूप में जब कोई विधायिका का व्यक्ति आ जाता है, नियुक्त हो जाता है और वह विधायिका में भी रहता है, विधियों का निर्माण भी करता है, निर्माण में भी जो है उसका योगदान रहता है और वह राज्यपाल के रूप में एग्जीक्यूटिव का भी काम करता है। तो फिर विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां उस व्यक्ति में निहित हो जाएंगी और यह भविष्य की दृष्टि से कानून के राज के लिए बड़ा खतरनाक बात होगी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग रखा है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर जैसे ही विधायिका का व्यक्ति कार्यपालिका में एंटर करता है, वैसे ही उसकी विधानमंडल या सदन से सदस्यता समाप्त होगी। और जो है इसीलिए पहला डायरेक्शन दे दिया गया है कि राज्यपाल पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं बनाया जाएगा, मना कर दिया गया है। क्योंकि विधायिका का आदमी अगर जो है कार्यपालिका में डाल देंगे और विधायिका में भी रहेगा, कार्यपालिका में भी रहेगा, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर तो वो
न्यायपालिका ही बचेगी, जहां पर अगर उसका प्रभाव हो गया तो वह व्यक्ति निरंकुश और तानाशाह होने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां अलग अलग रखी जाए। इस दृष्टिकोण से यह आर्टिकल जब हम देखते हैं तो साफ साफ संविधान बनाने के का जो उद्देश्य है वो दिख रहा है। आर्टिकल 158 साफ साफ कहता है कि राज्यपाल पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को छोड़ दिया है जिस दिन वह राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। यानी कि अगर विधायिका का आदमी कोई नियुक्त किया जाता है तो जिस दिन वह नियुक्त होगा उस दिन वह उसका पद समाप्त हो जाएगा, छोड़ा हुआ माना जाएगा। इस प्रकार से या तो वो कार्यपालिका में रह ले या वह विधायिका में रह ले, वह एक साथ कार्यपालिका और विधायिका दोनों को शक्तियों को प्राप्त कर नहीं सकता। यह उद्देश्य है इसका। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में है 158 के अंदर 158 एक की बात हो गई। अब 158 दो की बात होती है, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? जब सब लोग, जब अन्य लोग कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे? वो एग्जीक्यूटिव है ना, और राज्य का राज्यपाल है और कार्यपालिका की शक्तियां उसमें निहित है। तो अन्य पद अगर वो धारण करेगा तो फिर जो है विधि के शासन के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो साफ साफ लिखा है राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, एक ही पद पे रहेगा। तीसरा पॉइंट है राज्यपाल अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होगा। यानी कि राज्यपाल को यहाँ पर एक विशेष जो है लाभ प्रदान किया जा रहा है कि वह राज्यपाल जब किसी आवास में रहेगा, आवास का उपयोग करेगा तो उसका जो है किराया जो है उसको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। किराए के भुगतान के बिना हकदार होगा। उसको बिना किराया दिए जो रहने का रेंट है उसका रेंट उसे नहीं देना। और ऐसी परिलब्धियां भी उसे प्राप्त होंगी, जैसे भत्ते उसे प्राप्त होंगे, विशेषाधिकार भी प्राप्त होगा, जैसा कि संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर राज्यपाल को एक कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब कार्यपालिका को काम करने, राज्यपाल को कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग करने के लिए वहां पे जो है रहने की जरूरत है। रहते समय उसको मकान जो मिलेगा, जो भी आवास मिलेगा, उसका वह किराया नहीं देंगे। उनको विशेष तौर से जो है संसद जो भी कानून के द्वारा उन्हें लाभ पहुंचाना चाहती है, हक और किसी प्रकार का कोई जो है बेनिफिट्स देना चाहती है, वह दे सकती है। उन्हें भत्ते हैं, विशेषाधिकार है, कुछ विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट को यहाँ पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है कि राज्यपाल के संबंध में, उनके भत्ते, उनके विशेषाधिकार के संबंध में पार्लियामेंट विधि बना सकती है और जो भी विधि द्वारा उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा वो उन्हें प्राप्त होगा। और जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है प्राप्त होते हैं।
अब ये एक नया जो है आर्टिकल इसमें 3A है, जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को देय परिलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति द्वारा आदेश के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो ये 3A उस स्थिति को व्यक्त करती है जब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसका भत्ता क्या होगा? भत्ता भाई 2 राज्यों का को संभालना पड़ेगा उसे। इधर भी राजभवन में जाना हो, उधर भी जाना। तो भत्ते क्या होंगे? एक राज्य के अनुसार या दोनों राज्यों के अनुसार उसकी परिलब्धियां क्या होंगी? तो ये जो है अनुपात निकाला जाएगा और राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जो है उसको निर्धारित किया जाएगा कि उनकी परिलब्धियां और भत्ते क्या होंगे। ये 3A के माध्यम से क्लियर किया गया है। 158 3A। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल के शपथ की बात कही गई है। कोई भी कार्य को ग्रहण करने के लिए, कार्यभार ग्रहण करने के लिए संविधान के अंदर शपथ की व्यवस्था की जाती है। तो राज्यपाल को भी शपथ ग्रहण करनी है और उस शपथ को ग्रहण करने का काम कौन कराएगा? क्योंकि कार्यपालिका की शक्तियां उनमें निहित है। तो 3 स्टेट के अंदर जो शक्तियां हैं वो 3 शक्तियां हैं। एक कार्यपालिका की शक्ति, एक विधायिका की शक्ति, तीसरी न्यायपालिका की शक्ति। अब यहाँ पे कार्यपालिका के व्यक्ति को शपथ ग्रहण कराई जानी है और किसके माध्यम से कराई जाए? विधायिका के माध्यम से या न्यायपालिका के माध्यम से? तो यह संविधान जो है न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। यानी कि राज्यपाल अपने कार्यालय में अपने राज्यपाल गवर्नर के पद को ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल महोदय अपने कार्यालय में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। अनफॉर्चुनेटली यदि उस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कभी कभी, मान लो कि मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित है ही नहीं, तब क्या होगा? तो राज्यपाल को शपथ कौन कराएगा? क्या राज्यपाल की शपथ तो नहीं होगी? क्या उनके आने का इंतजार होगा? ऐसा नहीं है। यदि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराने के समय उस प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपलब्ध नहीं है, तो उस प्रदेश के
उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जो न्यायमूर्ति, जो जजेस हैं, उन जजेस को यह जिम्मेदारी दे दी जाएगी। वरिष्ठता क्रम में जो भी सीनियर होगा वह उन्हें शपथ ग्रहण कराएंगे। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि राज्यपाल अपने पद को ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उनसे नीचे जो भी न्यायाधीश हैं उनके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ जब ग्रहण हो जाएगी तो फिर वो अपने पद को गवर्नर के पद को ग्रहण करेंगे, ऑफिस में जाके कार्यभार लेंगे। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अब राष्ट्रपति इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जैसे वह उचित समझे। ये वह विषम परिस्थिति है जिसके संबंध में अभी अनुच्छेद 159 में व्यक्त किया गया। जैसे कि अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 159 के अंदर यदि राज्यपाल का पद ग्रहण करने के लिए कोई राज्यपाल शपथ लेना चाहते हैं और उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह हाई कोर्ट के वह उपलब्ध नहीं है, तो उनसे जो कनिष्ठ है वह उनकी शपथ करा देगा, काम चल जाएगा। परंतु अगर राज्यपाल महोदय उपलब्ध नहीं, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, कोई ऐसी इमरजेंसी है, तब वहां पर राज्यपाल का कार्य कौन देखेगा? तो और कौन सी परिस्थिति में देखेगा? आकस्मिक स्थिति, क्योंकि राष्ट्रपति इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई किसी भी आकस्मिक स्थिति। जो ये अध्याय है राज्य की कार्यपालिका, इसके अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां व्यक्त ही नहीं की गई हैं जो सडनली उपलब्ध हो जाती है। कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है जो इस अध्याय में लिखी नहीं गई। तब क्या होगा? तब राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान माननीय राष्ट्रपति महोदय कर सकेंगे जैसा वह उचित समझते हैं। यानी कि ऐसा प्रावधान बनाने की शक्ति यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति में निहित कर दी गई। इस प्रकार से अनुच्छेद 157 से 160 तक आज का चैप्टर समाप्त होता है यहीं पर। और इस संबंध में यदि किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक दो स्लाइड जो है मैं और बनाना चाह रहा था लेकिन वो मिसिंग है, किन्हीं कारणों से वो उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो ये जो स्लाइडें हैं वह सामने है। इस संबंध में जो है जो भी सवाल है वह पूछ सकते हैं। और यदि कोई सवाल नहीं है तो फिर यहीं से लेक्चर समाप्त होता है और आगे की कार्रवाई स्टार्ट करिए। हाँ, अशोक सोनवानी जी कुछ पूछना चाहते हैं।
ऐसा लगता है कुछ समस्या की वजह से नहीं खोज पा रहे हैं। तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सिग्नल प्रॉब्लम है। कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है।
आवाज मेरी इसलिए नहीं आ रही थी कि मेरा जो है माइक म्यूट था और अभी अनम्यूट हो गया है, तो आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। अब आप लोग आगे की प्रक्रिया आरंभ करिए। भव्य लक्ष्मी का छोड़ गए थे। हाँ, समझे का और जिनके भी सवाल हैं वो सवाल जितने भी सवाल हैं व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं आप लोग का सवालों का जवाब दूंगा अगले लेक्चर में। अभी समय का अभाव हो गया। हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ बताइए। सवाल अगर जवाब समय हो तो सवालों का जवाब दिया जा सकता है। हेलो, साथी कौन सवाल कर रहे हैं वो अपना सवाल रख सकते हैं, माइक खोलकर अपना सवाल रख सकते हैं, जो भी साथी सवाल रखने चाहते। राजाराम आनंद साहब, आपका हैंड रेज है, आप ओपन करिए, माइक ओपन करिए सर। हेलो जी, थैंक यू बहुत जी। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का अभिवादन करते हुए आज के हमारे जो इस सम्मेलन वचन के मुख्य प्रवक्ता हैं धीमान साहब, तो उनका हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है इस संविधान के बारे में, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी न होने की वजह से हम लोग बहुत कम संविधान के प्रति अपनी भावनाएं अर्पित कर पाते हैं। जब से मैंने धीमान साहब का ये संविधान के ऊपर वाचन सुना है, तब से मेरी बहुत काफी इसके प्रति आस्था और बल्कि श्रद्धा भी मैं कहूँगा बढ़ी है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं। तो मेरा कोई खास सवाल नहीं है, मैं सिर्फ समय था इसलिए मैंने हैंड रेज कर दिया था। मैं ये चाहता हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि एक तो वो सिटीजन हो, नागरिक हो भारत का, और दूसरा उसकी आयु 35 इयर्स से नीचे न हो। तो क्या एजुकेशन के लिए भी मतलब कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो एजुकेटेड हो या अदरवाइज हो तो चलेगा क्या? इस बारे में मैं चाह रहा था प्रोफेसर साहब थोड़ा इसके बारे में बताएं कि क्या एजुकेशन का कोई कंडीशन नहीं है इसमें? आदरणीय आरसी धीमान साहब। हेलो जी, हाँ जी उतना ही पर्याप्त है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं कि उसका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है।
तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका, है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि एजुकेशन शब्द से आशय क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एजुकेशन हियर, है। एक विधायक बनने के लिए भी एजुकेशन की आवश्यकता है, एक पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए भी एजुकेशन की आवश्यकता है, और एक नागरिक बनने के लिए भी एजुकेशन की आवश्यकता है। हम राज्यपाल की बात ही ना करें, हैं। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी एजुकेशन की आवश्यकता है, और सामान्य सा एक भारत का नागरिक बनने के लिए भी एजुकेशन की आवश्यकता है। क्यों है क्या? तो सवाल ये पैदा होता है, कौन सी एजुकेशन बहुत जरूरी है? बीए, एलएलबी, एलएलएम, कौन सी एजुकेशन बहुत जरूरी है? तो सबसे जरूरी है संविधान की जानकारी होना। एक गवर्नर बनने के लिए संविधान की जानकारी तो होना ही चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए संविधान की जानकारी नहीं होगी तो आईएएस अधिकारी जो बताएंगे वही समझ में आएगा, एक वकील जो बताएंगे वही समझ में आएगा। तो देश के सभी नागरिकों के लिए संविधान की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए, पहली बात तो, है ना। अब अगर जो है राज्यपाल को बीए, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, नेट होना अनिवार्य कर दिया जाए, तो कार्य क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर है, जिसके अंदर संगठनात्मक शक्ति है, जिसके अंदर वैचारिक शक्ति है, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, और वह इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वजह से फिर वहां नहीं पहुंच पाएगा। भारत देश के अंदर ज्योतिबा फूले जी के आगमन से पूर्व भारत के अंदर अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, जिसे शूद्र समाज कहा जाता है, वह शिक्षा से वंचित था, उसे शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। अब बची बात जो है जनरल की, तो जनरल में भी जो है जो कुछ वर्ग थे उन्हें बहुत कम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। और उस समय से जो है कुछ वर्ग को ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो भारत देश का इतिहास जब हम देखते हैं तो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का ही अधिकार नहीं था। जब मैकाले ने भारत के अंदर शिक्षा की बात कही तो शिक्षा का विरोध हुआ कि नहीं, शिक्षा तो सिर्फ उन लोगों को ही दी जाए जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, जो शासन सत्ता का काम करते हैं, जो उच्च पदों पर हैं या उच्च वर्ग है, उन्हीं को शिक्षा दी जाए, सामान्य आम जनता को शिक्षा की क्या जरूरत है। तो मैकाले ने जब सिद्धांत डेवलप किया तो कहा कि भाई जो है उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए, और जो बाकी उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको शिक्षा जो है, उन्हीं से जुड़े रहेंगे तो उनको भी शिक्षा मिलने लगेगी। तो शिक्षा यहाँ का विवादित इश्यू है भारत देश के अंदर, और शिक्षा की ही लड़ाई है। तो इसलिए शिक्षा के अभाव में योग्य व्यक्ति जो है वो विधायिका में जाने से वंचित न रह जाए, गवर्नर बनने से वंचित न रह जाए, इसलिए रिप्रेजेंटेशन मस्ट है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट है, प्रतिनिधित्व मस्ट है। यहाँ पर एक अनुसूचित जाति का अनपढ़ व्यक्ति भी गवर्नर अगर बनने में क्षमता रखता है तो बन सके, क्योंकि वहां पर अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। वहां पे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। और उस समय जब अनुसूचित जाति जनजाति
पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करना अपराध था, शिक्षा प्राप्त करने पर जिब्या काट ली जाती थी, तो उस परिस्थितियों से निकल के इस वर्ग में शिक्षित व्यक्ति, इस वर्ग को जब संविधान मौका दे रहा है बराबर का रिप्रेजेंटेशन का, आरक्षण दे रहा है कि आप आइए, पढ़िए, लिख करके अपना प्रतिनिधित्व करिए, तो शिक्षा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बैरियर लगाना नाइंसाफी है। और फिर जब शिक्षा एक विशेष वर्ग तक ही सीमित थी, देश के 95% लोगों के पास शिक्षा ही नहीं थी, तो उस समय फिर शिक्षा का बैरियर लगा देने से क्या होता कि भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पे फिर उसी 5% वर्ग का कब्जा रहता, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था मेंटेन करनी थी वो संभव ही नहीं हो पाती। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का जो परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की, वह पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए इस देश में एजुकेशन का बैरियर नहीं लगाया गया। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अशोक सोनवानी जी, आपका हैंड रेस है, कृपया अपनी बात रखें। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज जा रही है सर? आ रही है। आ रही है। चलिए, रिस्पेक्टेड धीमान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे राज्यपाल के नियुक्ति से लेकर के उनके विशेषाधिकार, सारे बातों पर आपने विस्तार पूर्वक रखी है, पर मैं अभी देख रहा हूं, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी ST SC OBC और जो कहना चाहिए जनरल समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए सबको मिला करके 76% रिजर्वेशन इन्होंने विधेयक ला करके पास किया है और राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए दिया गया है। किंतु राज्यपाल को ऐसा कौन सा विशेषाधिकार है कि जैसे अभी वो हस्ताक्षर करने से पहले उनको कुछ 10 सवाल भेजे हैं राज्य शासन को कि इन 10 आप जवाब दोगे, वो 10 सवाल तो मेरे पास नहीं है, तो इसके बाद ही हस्ताक्षर होंगे, और मामला चली गई है सुप्रीम कोर्ट। हाँ। तो राज्य सरकार एक तरफ से काम करता है, इसके बाद राज्यपाल ऐसा लगता है कि दूसरे के इशारे पे काम करता है, तो थोड़ा सा इससे क्लियर करेंगे। ये एक राजनीतिक सवाल है और ये किसी राजनीतिक व्यक्ति से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। विधि के दृष्टिकोण से जब मामला जो है न्यायपालिका के अंदर आ गया है, उच्च न्यायालय में, धीमान साहब मैं बता सकता हूँ इसका आंसर। हाँ इसका आंसर मैं बता सकता हूँ। सोनवानी साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं जी साहब, तो इसका आंसर यह है कि राज्यपाल महोदय को अधिकार है, राज्यपाल महोदय को अधिकार है कि स्टेट सरकार ने जो कानून पास किया है उसको उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा है। परिभाषा इसकी यह है कि राज्यपाल महोदय उसका अवलोकन करें और अवलोकन में यदि उनको कुछ कमियां लगती हैं, कुछ खामियां लगती हैं, तो वो अपने सुझाव के साथ राज्य सरकार को वापस कर सकते हैं, राज्य सरकार को वापस कर सकते हैं। राज्य सरकार पुनः उस पर विचार करेगी सदन में, और राज्य सरकार चाहे तो राज्यपाल के महोदय के सुझावों पर विचार कर सकती है। राज्यपाल सरकार यदि ना चाहे तो राज्यपाल महोदय के सुझावों पर विचार नहीं कर सकती है, विचार करने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो पुनः जिस रूप में उसने पहले पास किया था उसी रूप में पुनः पास करके दोबारा से राज्यपाल को महोदय के पास भेज सकती है। अब संवैधानिक वादा यहाँ पर यह है कि यदि राज्यपाल सरकार दोबारा राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल महोदय को उस पर साइन करने ही होंगे,
ये बाध्यता है। या तो वो साइन करें और यदि वो सहमत नहीं है तो अपने पद से रिजाइन करें। यदि सहमत नहीं है तो वो पद से रिजाइन कर दें, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए वो राज्य सरकार को भेज सकते हैं, ये उनको अधिकार है। राज्य सरकार यदि उसको पुनः उसी रूप में दोबारा भेज देती है राज्यपाल महोदय के पास, तो राज्यपाल बाध्य है सरकार द्वारा विधानसभा में द्वारा पारित निर्णय पर साइन करने के लिए। समझ रहे ना मेरी बात? जी जी सोनवाल समझ जी रहे मेरी हैं। बात सुन पा रहे ना? स्पष्ट हुआ हाँ कि हाँ नहीं साहब आपका सुन पा रहा हूँ। प्रश्न? जी जी नहीं, क्लियर है। स्पष्ट हुआ कि नहीं समझ पाए आप? हाँ समझ में आ गई। एक पाल विचार हेतु एक बार के लिए विचार हेतु राज्यपाल महोदय भेज सकते हैं, है ना? ये रहता है, ये है इसका आंसर। जी चलिए और बताइए। बहुत बहुत साधुवाद। एक और हैंड रेस है, रविंद्र प्रताप जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। और रविंद्र प्रजापति जी, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार। और वीडियो ऑन करिए, नमोदय। वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। जी सर प्रश्न सबको रखिए अपना। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बताए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रजापति, सतना डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए तो उम्र 35 वर्ष अनिवार्य है, और सर इसका बोले तो नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन सर ऐसा क्या है कि पार्टी से किस लिया जाए या किसी एमएलए को राष्ट्रपति नहीं लिया करते जाए? हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ये जो है चीफ जस्टिस बताया, ये जो है हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। उस राज्य के जिस राज्य का राज्यपाल है, उस राज्य की जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है, ये बताया हमने। शपथ जो है कि जो प्रक्रिया हमने बताई है वो हाई कोर्ट के समक्ष मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। आपका जो सवाल है ना? हाँ पूछिए, आवाज नहीं आ रही अब आपकी। के लिए हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्किंग में नहीं है। रविंद्र प्रजापति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्किंग में नहीं है। भीम प्रकाश जी, आप भी अपना क्वेश्चन कर लीजिए। हेलो सर, आपका आ रही है? एड्रेस है। हाँ आ रही आवाज, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल बनाने के लिए ऐसे किस व्यक्ति को लिया जाता है? सत्ताधारी पार्टी से या किसी भी व्यक्ति को लेकर बना सकते हैं? ये क्वेश्चन, जिसे मेरे मध्य प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है सर। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, उतनी क्वालिफिकेशन जिस व्यक्ति में होगी उसको नियुक्त किया जा सकता है। और जो है जो प्रधानमंत्री का पैनल है, उसके द्वारा जो है सजेशन दिया जाता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति द्वारा जो है उसकी नियुक्ति की जाती है। यस राइट आंसर। हाँ सर, थैंक यू। जी भीम प्रकाश जी, आप भी अपने क्वेश्चन रख लीजिए।
जी, जय भीम नमो बुद्धाय सभी के लिए। जय भीम नमो जय भीम नमो बुद्धाय। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि सर वैसे मान लीजिए हाई कोर्ट के जो सुप्रीम है, जो न्यायमूर्ति है, वो नहीं है। हाँ नहीं है। तो उन परिस्थितियों में जैसे शपथ दिलाना या फिर उनके जो अधिकार मतलब कार्य क्षेत्र में जो आने, तो उनको वो कौन करेगा उनकी अनुपस्थिति में? देखिए, इस संबंध में भारत के संविधान का अनुच्छेद 159 हमें देखना होगा, और उसमें राज्यपाल द्वारा शपथ कराने के लिए जो है प्रक्रिया बताई गई है, और साफ साफ बताया गया है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट है, हर राज्य की एक हाई कोर्ट होती है, उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष जो है शपथ लेंगे। परंतु आपका सवाल है कि जब मुख्य जो है न्यायमूर्ति नहीं होंगे उस हाई कोर्ट के, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, उनकी अनुपस्थिति में उस कोर्ट के अंदर जो भी सीनियर मोस्ट सबसे सीनियर होगा, उनके बाद वो दिलाएंगे शपथ राज्यपाल महोदय को। हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है श्रीमान जी, हाँ, कि अगर राज्यपाल जैसे हस्ताक्षर के लिए कोई विधानसभा द्वारा पारित बिल भेजा जाता है और वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, पॉकेट में रख लेता है, तो इस विषय में क्या? देखिए, लीगल प्रक्रिया है जो राज्यपाल महोदय को शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल एग्जीक्यूटिव का प्रधान होते मुख्यमंत्री। एक्चुअली राज्यपाल का रोल क्या होता है? राज्यपाल जो है अपने राज्य की कार्यपालिका शक्ति को धारित करता है, ठीक है, और जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। असल में पावर राज्यपाल में नहीं है। अब वह अपनी कार्यपालिका की शक्तियों को एग्जीक्यूट कैसे करता है? अपने अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधिकारियों के माध्यम से करता है। उसके अधिकारी कौन है? उसके अधिकारी उसके ऑफिस के अंदर जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हैं, वो अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं, वो करते हैं। अब जो ये मंत्रिमंडल है, किसी राज्य का मंत्रिमंडल, वो भी उन्हीं अधिकारियों की परिभाषा में आता है। तो राज्यपाल महोदय अपनी शक्तियों का प्रयोग जो उनकी मंत्रिमंडल है उसके माध्यम से भी करते हैं। तो विधायिका जो भी कानून जो है बनाती है विधानमंडल के अंदर, और उसको बनाने के बाद जो है वो कार्यपालिका को देती है, राज्यपाल को देती है। तो राज्यपाल में शक्तियां निहित हैं, उन्हीं की शक्तियों का तो प्रयोग ये मंत्रिमंडल कर रहा है। राज्यपाल महोदय अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के माध्यम से करते हैं। मंत्रिमंडल कार्यपालिका होती है। देखिए, जो मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका है, और जो विधानसभा है वो विधायिका है। जैसे ही विधानसभा का कोई सदस्य कोई मंत्री का पद धारण करता है और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में आ जाता है, तो वो कार्यपालिका बन जाता है, और उसके माध्यम से जो है कार्यपालिका की शक्तियों का राज्यपाल महोदय करते हैं। अब राज्यपाल महोदय को संतुष्ट होना जरूरी है। वह अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के माध्यम से करते हैं। कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित होती मंत्रिमंडल में भी, तो अब उनका संतुष्ट होना जरूरी है। उनका संतुष्ट होने का जो विधायिका ने कानून बनाया है उस पर वो संतुष्ट होंगे। हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि आई एम एग्री,
ऑफ द कंटेंट्स, जो भी उसमें कंटेंट्स है उसको मैंने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद समझ लिया है, समझने के बाद मैंने पाया है कि ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। यह जो भी विधि बनाई गई है विधायिका द्वारा वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, संविधान के खिलाफ नहीं है। तो अब जो पूरा कानून बनता है वहां पर जो है विधानमंडल के अंदर उसका ऑब्जर्वेशन होता है, राज्यपाल के पास लीगल सेक्शन भी होता है, वो अपने सेक्शंस के माध्यम से भी देखते हैं, और अगर उसमें कोई बिंदु ऐसा लगता है कि ये पॉइंट जो है संविधान के अंदर उपलब्ध कानून के खिलाफ है या असंगत है, तो उस पर वो रिमार्क लगा करके वापस भेज सकते हैं। मेरा सवाल है कि वापस ना ही भेजे और हस्ताक्षर भी ना करे तब है? अगर हस्ताक्षर भी ना हो और वापस भी ना भेजा जाए, ऐसे कितने दिन तक रुक सकता है? युक्त जितना उनको समय चाहिए, रिजनेबल उसको व्यस्तता और जो है जो रिजनेबिलिटी है उसके अनुसार, लेकिन वो एक सीमा के बाद जो है उसको जो है उस पर उन्हें एक्शन लेना ही होगा। यदि वह पेंडिंग रखते हैं, वो सीमा क्या है? हाँ वो सीमा जो है आगे जो है मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर वह सीमा पार हो जाती है तो भाई वो पेंडिंग बहुत ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, फिर जो है उसको न्यायालय में चला जाएगा मामला। हाँ नहीं जी बाबू जी, उसमें जो बाध्यता है राज्यपाल महोदय की, तो ये है कि जैसे अभी हाउस चल रहा है, ठीक है, इस हाउस ने एक विधेयक पास करके पारित करके राज्यपाल महोदय को भेज दिया। आपकी आशंका यह है कि राज्यपाल महोदय ने उसको अपने पास रिजर्व रख लिया, ना तो उसको वापिस किया ना उस पर साइन किया। यही आशंका है ना आपकी? यस सर। इसमें राज्यपाल महोदय इस बात के लिए बाध्य हैं कि दूसरा सेशन जब बुलाया जाएगा, दूसरे सेशन से पहले उनको उस विधेयक पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। निर्णय उनको लेना ही पड़ेगा, या तो उस पर रिमार्क करके वापस करें हाउस को या साइन करें, ये उनकी बाध्यता है। दूसरा, इसका जो व्यवहारिक पहलू है राज्यपाल का और राज्य सरकार का, इसका व्यवहारिक पहलू ये है कि मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए राज्यपाल महोदय बाध्य हैं। वो उसके केवल सुपरवाइजर हैं। वो एक बार विचार करने के लिए वापस तो कर सकते हैं, हमेशा के लिए उसे डिनाई नहीं कर सकते। अगर मंत्रिमंडल और विधानसभा पुनः उसी रूप में फिर वापस कर देती है राज्यपाल महोदय को सिफारिशों के साथ, तो उनको साइन करना ही करना है। और दूसरा सेशन आने से पहले, क्योंकि दूसरा सेशन जब आता है मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, तो वो राज्यपाल की अनुमति से ही आता है। इसलिए इस सेशन में जितने निर्णय ले गए हैं उनको निपटारा करना, उनका निर्णय करना राज्यपाल महोदय की बाध्यता है। समझ गए ना? समझ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 सवाल है जिनके जवाब माननीय आसिफ धीमान साहब ने दिए, और बीच में हमारे महोदय ने भी दिया, और सवालकर्ता को उनकी जो शंका थी, जो सवाल था, उसका समाधान। अब अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी सभा के अध्यक्ष महोदय माननीय हो तो अध्यक्ष माननीय गौतम जी। अध्यक्ष जी नहीं जुड़े हैं, साफ सही रखवा लो। मेरे ख्याल करा दो महोदय। अब 90 करा दो, 9:15 बज गए। जी।
जैसी जिस तरह की आदेश वैसे ही काम हो गया है।